तो आज की कहानी में हमारे एमसे का एक खूबसूरत सी लड़की काट देती है, जिसके बाद वो दुखी होकर सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी ट्रक कौन उसके जिंदगी में आता है, जो कि टक्कर मारकर उसे इस बेकार सी दुनिया से निकाल कर दूसरी दुनिया में रिकार्नेट करा देता है, जहाँ पर है उसके पास सिस्टम और साथ ही एक ब्यूटीफुल वाइफ हो। तो चलो अब इस कहानी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेट्स स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में अपना एमसी ट्रॉफी लेकर एक खूबसूरत सी लड़की के पास पहुंच जाता है और उससे कह रहा होता है, जो युई जरा मेरी इस ट्रॉफी को देखो। तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था अगर मैं फुटबॉल में सुपर लीग वाली ट्रॉफी जीत चाहता हूँ तो तुम मेरे को डेट करोगी। तो देखो मैंने ये कर दिखाया, तो अब मेरे को डेट करो। पर वो उससे कहती है, सॉरी वोजुन, एक्चुअली मैं जिमैन को पसंद करती हूँ जो कि बास्केटबॉल टीम से है। और फिर तभी साइड से वो लौंडा भी आ जाता है और उसे बोना कहकर बुलाता है और बताता है, असल में ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने बस इसे तेरे साथ मजे लेने के लिए भेजा था। मैं बस देखना चाहता था कि इसके ऐसा कहने पर तेरे जैसा बोना किस तरह से बंदरों की तरह उचकता है। अब ये सुनकर हमारे एमसी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब वो बंदा कहता है, मेरे पास भी मत आना, मेरी कीमत करोड़ों में, अगर तुमने मेरे को चोट पहुंचाई तो तुम हर जाना नहीं भर पाओगे, कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगे। पर एमसी उसके साथ कोई फाइट नहीं करता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। लोग उसको देखकर कह रहे होते हैं, अरे क्या ये वुजू नहीं है जो कि एक्यूपंक्चर और मसाज डिपार्टमेंट का टॉप लेवल का स्टूडेंट है। और एक बंदा कहता है, क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी से है? ऑनेस्टली मेरे को तो लगता था कि ये कोई मिडिल स्कूलर है, क्योंकि इसकी हाइट बस 150 सेंटीमीटर है, यानी कि ये बोना है। और इन सब की बातें इग्नोर करते हुए एमसी बस वहां से चला जाता है। और अब तो बारिश भी होने लगती है उसके जख्म पर नमक छिड़कने के लिए। और वो सोच रहा होता है, डैम इट, वो इतने टाइम से बस मेरे साथ खेल रही थी। और वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है दुखी होते हुए कि तभी इस साइड से इसकी जिंदगी में ट्रक कौन आ जाता है, जो कि उसे टक्कर मार देता है। और फिर होना क्या था, वो एकदम से रिकानेड होकर किसी दूसरे बंदे की बॉडी में पहुंच जाता है, जहाँ पर सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है। और फिर इसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है, जो कि एमसी को डेंगन कहकर आवाज दे रही थी। वो आंखें खोलकर उसे देखता है, वो बोलती है, फाइनली तुम्हें होश आ गया। वो मेडिसिन को साइड में रख देती है और वो उससे कहती है, तुमने 3 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, भूख से तुम एकदम पतले और पीले पड़ चुके हो। और उसके दिमाग में चल रहा होता है, वैसे वजन कम होने की वजह से डेंगल अब थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब वो उसे पूछने लगते हैं, क्या तुमको अपनी बॉडी में कहीं पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? जबकि एमसी के दिमाग में चल रहा होता है, क्या मैं कार से टक्कर लगने की वजह से मरने गया था? लगता है कि मैं मरा नहीं, बच गया हूँ और हॉस्पिटल में हूँ। और ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल कॉस्प्ले वाली सर्विस भी देता है। मानना पड़ेगा ये नर्स बेहद ही खूबसूरत है। और वो उसे पूछने लगता है, मिस नर्स तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम ही पिछले कुछ दिनों से मेरी देखभाल कर रही हो? अब ये सुनते से वो कहती है, क्या मिस नर्स आकर तुम्हें क्या बात कर रहे हो डेंगल, मैं जिलियन हूँ। अब ये सुनते से एम से पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे लगता है कि शायद वो मॉडर्न मार्शन वाली दुनिया में रिकारनेट हो गया है और उसी वर्ल्ड के कहानी का एक किरदार डेंगल बन गया है। तो ये मैं डेंगल हूँ और ये मेरी वाइफ चिलियन है। तो अब यहाँ पर सिस्टम भी होना चाहिए। वो कपड़ा हटाते हुए कहता है, सिस्टम रेडी, कहाँ पर हो तुम? के तभी पीछे से चिलियन मेडिसिन लेकर आ जाती है और उसे मेडिसिन पीने के लिए बोलती है। अब मेडिसिन को देखते से उसकी फट जाती है। वो सोचता है, नो वे, मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ और अब मेरे को ये मेडिसिन पीनी पड़ेगी। और वो घबरा इसलिए गया था क्योंकि जो कहानी इसने देखी है उसके हिसाब से जिलियन ये मेडिसिन पिलाकर डेंगल को मार देती है। तो वो पीने से मना करने लगता है और उससे कहता है, दुष्ट औरत दूर हटो, और वो हाथ मार देता है, जिससे वो बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। अब ये देखकर जिलियन रोना शुरू कर देती है और बताने लगती है, अभी अभी तो आप लोग यांगुइन काउंटी में आए हैं और यहाँ आप लोग किसी को भी नहीं जानते थे, और जब तुम पेन कैंग बेचने के लिए निकले तो यहाँ के लोकल गुंडों ने तुमसे प्रोटेक्शन फीस मांगे, लेकिन तुमने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारी पिटाई कर दी। और मैं 3 दिन और 3 रातों से तुम्हारी लगातार देखभाल कर रही हूँ, लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करने की वजह तुम मेरे को ब्लेम कर रहे हो। एम से सोचता है, तो अभी अभी हम यांगुई काउंटी में आए हैं और कहानी के हिसाब से पेन जिलन अभी तक उस बंदे से नहीं मिली है जिमिन किंग से। इसका मतलब ये हुआ कि उस दवाई में वाकई में पॉइजन नहीं था। फिलहाल के लिए ये राहत की बात है। और फिर जिलियन यहाँ पर उसको साफ करने लगती है और एम्स उसको देखकर सोच रहा होता है, पेन जिलियन वाकई में बेहद ही खूबसूरत है, क्या मुझे यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए या फिर यहीं पर रुक कर स्टोरी लाइन में चेंज करना चाहिए? उसकी जैसे इतने खूबसूरत लड़के को किसी और के हाथों में जाने देना नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। भाग जाना या अपना बचाव करना यह मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बेस्ट डिफेंस ऑफेंस ही होता है। और फिर वो मेंशन करने लगता है सब कुछ फुटबॉल की तरह। और वो एक बंदे को कट मार कर जाता है, फिर उसके कपड़े उड़ जाते हैं और फिर वो लात मारता है। वो सुपर चार्ज होते हुए सामने की तरफ बढ़ती है और सामने भी एक बेहद खूबसूरत बंदी खड़ी थी जो कि उस बॉल को नहीं रोक पाती। और ये अपन को आगे देखने को मिलेगी कहानी में। फिलहाल गोल करने के बाद वो खुश होने लगता है और इमेजिन करते हुए सोच रहा होता है, ये तरीका सबसे सही है, मैं सभी लोगों को जीत लूंगा। कि तभी साइड से उसे जिलियन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए अपना पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, मेरी वाइफ क्या हो गया? वो बोलती है, मंथली साइकिल की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, टेंगल चिंता मत करो।
और वो उससे कहने लगती है, मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तुम बदल गए हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी यहाँ पर सिस्टम अपेयर हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा सिस्टम डैडी आ चुका है। और ये एक ब्यूटी अफेक्शन ग्रोथ सिस्टम होता है, जिसका मतलब ये है कि अपना एम से जब भी किसी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको इससे पॉइंट मिलेंगे जो कि उसके स्टेट में जुड़ जाएंगे। और एक बार जब कोई लड़की 100% एमसी के पैर में गिर जाएगी तो फिर वो उसके प्रति लॉयल बन जाएगी, बहुत ही ज्यादा लॉयल, लाइफ टाइम उसी के साथ रहेगी। और फिर साथ ही हो उसको कोई से स्पेशल एबिलिटी अनलॉक करवा सकता है या फिर उससे कुछ स्पेशल एबिलिटी मिल जाएगी। और अब यहाँ पर उसको सिस्टम उसका पहला मिशन देता है उसको, और जो कि ये होता है कि उसको एक हफ्ते के अंदर जिलियन को अपने प्यार में गिराना है 100% तक, और फिर उसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी करनी है। और अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो अपने एमसी को कोई सी पावरफुल साइकिल मिल जाएगी रिवॉर्ड के तौर पर। अगर नहीं होता तो फिर होस्ट मारा जाएगा और साथ ही उसकी सोल को भी कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। अभी देखते सेम से चौंक जाते हैं और सोच रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, उपवास से एक हफ्ते के अंदर उसे 100% अपने प्यार में गिराना है और ऊपर से उसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी करना है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को डेट नहीं किया। सिस्टम मुझसे कहता है, शट अप, अगर पुनर्जन्म लेने के बाद भी तू नल्ला बना रहता है तो फिर तेरा यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए सिस्टम तुम्हारी बॉडी और सोल को कम्प्लीटली इरेज कर देगा। एमसी रोते हुए सोचता है, ये क्या, अब तुम फिर कैसे मेरे को पुनर्जन्म भी नहीं लेने दोगे? अब ये देखकर सिस्टम को उसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। वो बोलता है, चलो अब जबकि तुम जन्म से ही सिंगल रहे हो, लड़कियों के मामले में नो चुके हो, तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा न्यूबी का साइड मिशन दे देता हूँ। और उसका साइड मिशन होता है कि उसे जिलियन के पीरियड वाले दर्द को कम करना है। अगर एमसी कामयाब हो जाता है तो उसे एक नई अगर एमसी कामयाब हो जाता है तो उसे एक नई टेक्निक मिल जाएगी और साथ ही स्टेट पैनल भी ओपन हो जाएगा। और अगर एमसी इस मिशन में नाकामयाब रहता है तो उसकी 60 सेंटीमीटर हाइट कम कर दी जाएगी। और इस मिशन के ऊपर टाइम लिमिट भी होती है, उसे 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना है। एमसी सोचता है, ये डम सिस्टम एक और मिशन दिया तो दिया, लेकिन टाइम लिमिट वाला ही। और वो सोचने लगता है, अभी मैं 150 सेंटीमीटर का हूँ, अगर मैंने 60 सेंटीमीटर हाइट खो दी तो फिर तो मैं लिटरली बोना बन जाऊंगा। और फिर वो फटाक से जाकर जिलियन को पकड़ते हैं और बोल रहा होता है, मैं वो जो हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। और मेरी माय डियर वाइफ, तुम्हें तुम्हारे दर्द को कम करने का मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें बस पहले बिस्तर पर लेटना होगा। तो फिर वो बिस्तर पर बैठ जाती है और बोल रही होती है, डेंगल, क्या तुम्हारे पास सच में दर्द को रोकने का कोई तरीका है? वो कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और अपना एम से मेडिकल यूनिवर्सिटी में मसाज और एक्यूपंक्चर में टॉप का स्टूडेंट था, तो वो यहाँ पर अपने वही वाली स्किल्स का यूज़ कर रहा होता है। और वो उसके पेट के आसपास मसाज कर रहा होता है और साथ ही एनर्जी भी डाल रहा होता है। और अब इससे जूलियन को अच्छा लगने लगता है। वो उससे कहती है, डेंगल, अब मेरे पेट में उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। और सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम्हारे पास ऐसी स्किल होगी। और वो सोच रही होती है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इस छोटे कद के गरीब आदमी के साथ शादी करना मेरी बदनसीबी थी, लेकिन असल में डेंगल एक नरम दिल का इंसान है और हमारी शादी को इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन मैंने उसे कभी भी अपने आप को छूने भी नहीं दिया है। शायद मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही शक्ति से पेश आ रही थी, ज़्यादा ही हाश हो रही हूँ मैं उसके ऊपर, लेकिन शायद किसी दिन मैं डेंगल को एक्सेप्ट कर लूँगी या फिर बस थोड़े टाइम और बाद। तभी यहाँ पर एमसी कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, मेरा स्पेशल मूव तो बाकी है। और वो आगे बढ़ते हुए और एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करता है और उसे मसाज देता है, जिससे कि वो एकदम से मचल उठती है। उसके ऐसे रिएक्शन देखकर वो कहने लगता है, माय डियर वाइफ, क्या तुमको फिर कैसे दर्द शुरू हो गया? और वो शर्माते हुए कहती है, दर्द नहीं हो रहा था, बस जिस जगह पर तुमने दबाया वहां से मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन साथ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एहसास भी हुआ। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसको बीच में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है, अचानक से मेरे को वो सब करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, लेकिन मैं इसे ज़ोर से नहीं कह सकती और मैं अभी भी अपने पीरियड्स में हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तभी सिस्टम का काउंटडाउन चालू हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 45 सेकंड होते हैं। एम से कहता है, बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है और अब मेरे पास पूरी ताकत लगाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और जूलियन उससे कहती है, टैंगल, अब वहाँ पर दबाना बंद भी करो, अब मैं और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती। और एम से सोच रहा होता है, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी मेडिकल टेक्निक सीखे हैं वो इसको क्योर नहीं कर सकते। और वो अपना इलाज कंटिन्यू रखता है, जिससे कि उसके पूरे शरीर में कुछ कुछ हो रहा होता है और वो मछली जा रही होती है और उस पर कहीं से तो कुछ कूटता है जो कि सीधा उसके चेहरे पे लग जाता है उसका खून, और वो उसे चाट जाता है। छी, कहीं वहाँ का तो नहीं। और जो भी हो, यहाँ पर सिस्टम उससे कहता है कि तुम अपने मिशन में कामयाब रहे, और फिर वो उसको कोई सी कैंगरू वाली टेक्निक दे देता है जो कि मेडिकल में यूज़ होती है, जो देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। वो उसको उसका मास्टर ही बना देता है। एम से खुश होते हुए कहता है, जब मेरे पास इस तरह का सिस्टम है तो मेरे को उस जी में सब डरने की और क्या ही ज़रूरत है। अब मैं इस जॉब फ्यूजन की किस्मत बदल दूंगा और रॉयल सन इन लॉ बन जाऊंगा।
और फिर इसके बाद जो जूजन रहता है वो पलंग पे लेटा हुआ अपने सिस्टम में अपना स्टेट देख रहा होता है। अब उसका स्टेट पैनल ओपन हो चुका होता है और उसने एक मिशन कंप्लीट करा था ना जूलियन की मदद करके, तो उसको 10 पॉइंट मिले होते हैं। तो वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इन 10 पॉइंट को वो किस में ऐड करे, स्ट्रेंथ में ऐड करे या फिर अपने चार्म में ऐड करे। और उसके दिमाग में चल रहा होता है अगर मैंने इसे चार्म में ऐड नहीं करा तो फिर चिलियन के मिशन में मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी। कि तभी साइड से उसको कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाकर अंदर झाँकता है तो वो देखता है जो जूलियन है वो नहा रही होती है। और वैसे राइटर ने सेंसरशिप कर रखी है, लेकिन हरकतें देखकर समझ ही सकते हो वो क्या सर्व कर रहा है, पानी कहाँ से जा रहा है और वो क्या कर रही है। और ऊपर से नहाते हुए वो एकदम से पोजिंग मारना भी शुरू कर देती है, जैसे थोड़ा पानी उछलकर उस होल से सीधा उसकी आँख में पड़ता है जहाँ से वो झाँक रहा था। और वो थोड़ा चिल्ला पड़ता है और वो भी ये आवाज़ सुन लेती है। और फिर वो झाँकना बंद कर थोड़ा किचन में आ जाता है और उसे आवाज़ देते हुए कह रहा होता है, चिलियन दोपहर होने वाली है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए एक फ्राइड राइस बना दूं? और वो सोच रहा होता है फिलहाल लगता है कि मैं सिर्फ एक फ्राइड राइस ही बना सकता हूँ। कि तब यहाँ पर उसका सिस्टम एक और रैंडम मिशन उसे दे देता है जिसमें अब उसे अपने कुकिंग स्किल से चिलियन को इम्प्रेस करना है, जीतना है। लेकिन अगर वो नाकामयाब हो जाता है तो फिर उसका नीचे वाला सामान पूरे 1 साल के लिए छोटा हो जाएगा। और जो देखकर वो भी घबरा जाता है और बोल रहा होता है शेडी सिस्टम फिर कैसे मेरे कबर खोदने के लिए आ गया। लेकिन चलो वो तैयार हो जाता है और बोल रहा होता है मैंने अपने सारे पॉइंट को इंटेलिजेंट में ऐड कर दिया है ताकि मैं इस मिशन को कंप्लीट कर सकूं। और यहाँ पर इंटेलिजेंट में 10 पॉइंट बढ़ाने से उसकी कुकिंग स्किल भी थोड़ी एडवांस लेवल पे चली गई होती है बिगनर से। और फिर वो यहाँ पर अपन लोगों को थोड़ा रेसिपी बताता है और फिर साथ ही वो उस रेसिपी को परफॉर्म करते हुए एग राइस बनाना शुरू कर देता है। और फिर एंडिंग में एग राइस बनकर तैयार हो जाते हैं और जूलियन भी नहाकर आ जाती है। और उसको देखकर वो सोच रहा होता है सच में इसकी ब्यूटी ज़रा से भी कम नहीं है और उसके ये ब्रश मेरी चाइल्डहुड गॉडेस यंगमिन से ज़रा से भी कम नहीं है। वो कहती है डेंगल क्या ये फ्राइड राइस है, खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। एम से उसे कहता है माय डियर वाइफ मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। और वो कहती है ये फ्राइड राइस तो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहे हैं। एम से कहता है बेशक मैंने चावल के हर एक दाने को एक के योल्क से कम्प्लीटली अच्छी तरह से ढक दिया है। लेकिन तभी वो एकदम मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है और शर्माते हुए कहती है डेंगल तुम इतनी फिजूल खर्ची कैसे कर सकते हो, हम अमीर नहीं है फिर भी तुम अंडे मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हो। तुम अभी अभी एक सीरियस बीमारी से रिकवर कर रहे हो इसलिए तुम्हें इसे खाना चाहिए, मेरे को नहीं। अब ये सुनकर वो सोचता है ये कितनी हो समय यार, कहानी में जिस तरह से इसके बारे में बताया गया था कि ये तो एक विलन है, उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। लगता है कि वांग के आने के बाद पेन बदल जाती है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। सच में मैं उस वांग पेन को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा। और वो मेंशन करते हुए कहता है वांगपो तुम इस लाइफ में भी उसी डोंकी वाली पनिशमेंट से गुजरोगे और शायद वांगपो एक लड़की है, यह लड़का जो भी हो आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल वो आगे बढ़ते हुए जूलियन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है माय वाइफ आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुमने दिन रात मेरी देखभाल करी है तो ऐसे में मैं कम से कम तुम्हारे लिए फ्राइड राइस तो बना ही सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। और जूलियन शर्माते हुए कहती है हस्बैंड प्लीज़ कोई गलत काम मत करिएगा, मुझे धन दौलत की उतनी ज़्यादा लालसा नहीं है, मुझे बस शांति और थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। वो कहता है चिंता मत करो मेरी वाइफ, मैं तो एकदम ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। और वो सोच रहा होता है मैं एक मॉडर्न मैन हूँ जिसके पास सिस्टम भी है, इसलिए पैसे कमाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रियल प्रॉब्लम तो पैसे बचाना है। उसको देखकर जूलियन सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि डेंगल एकदम डरपोक और कायर किस्म का इंसान है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बीमारी से उभरने के बाद वो इतना ज़्यादा मर्दाना और साहसी बन जाएगा। शायद मैंने अपने लिए एकदम सही हस्बैंड चूज़ करा है। और वो उसे शराब करते हुए कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है डेंगल, हमारी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर होगी। और फिर नेक्स्ट दिन में यहाँ प्रेम से उसे बिठा देते हैं और खुद अपने हाथों से उसे खिलाता है और फिर वो भी उसे खा लेती है। और खाते से ही एक धमाका होता है और वो ही थोड़े से कपड़े फट जाते हैं, उसे मज़ा आ जाता है। वो बोलते हैं आखिर ये किस तरह के डिवाइन राइस थे और वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है कि मुंह में जाते से उस राइस ने उसके साथ क्या क्या कर दिया। कुल मिला के उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका होता है वो खाकर। और सिस्टम उससे कहता है बधाई हो तुमने अपना रैंडम मिशन पूरा कर लिया है। और वो रिवॉर्ड के तौर पर उसको 10 पॉइंट तो देते ही है और साथ ही उसका डुअल कल्टीवेशन करने वाला जो इक्विपमेंट है वो भी और भी ज़्यादा बड़ा और दमदार होगा। और फिलहाल यहाँ पर जूलियन खुश होते हुए उसे जोर से हक कर लेती है और बोल रही होती है तुम्हारा शुक्र है हस्बैंड, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और सिस्टम बता रहा होता है कि जूलियन का इफेक्शन तुम्हारे प्रति 20% से बढ़ गया है, इसलिए बोनस के तौर पर तुमको 2 पॉइंट और मिलते हैं और अब तुम्हारे पास टोटल 12 स्टेट पॉइंट हो चुके हैं। और इनसे कह रहा होता है उससे अगर तुम इस तरह से मेरे को हक करते रहे तो फिर मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा।
तो फिर वो उसे छोड़ती है। यहाँ पर वो उसे कहता है वाइफ मेरा पूरा शरीर गर्म और बुखार जैसा महसूस हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। वो बोलती है टेंगल क्या तुम फिर किससे बीमार हो गए हो? और वो बोलता है नॉट एग्जैक्टली, अभी जब तुम मुझे हर्ट करी हुई थी तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और उसके दिमाग में चल रहा होता है माय गॉड आखिर ये देखकर मेरा ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं बढ़ेगा। और फिर वहीं के वहीं उसके नाक से खून टपकना शुरू हो जाता है। जूलियन कहती है हो माय डेंगल तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और वो उसे कहता है वाइफ चिंता मत करो मेरी ये बीमारी तुम्हारी वजह से है। वह रानी के साथ कहती है क्या मेरी वजह से? वो उससे कहते हैं सब यहाँ पर तुम ही हो जो कि मेरे को इलाज में हेल्प कर सकती है। और वो उसे कहती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और एमसी सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में तो मास्टरबेशन के लिए कोई शब्द ही मौजूद नहीं है तो मैं इसे कैसे समझाऊं। और मैं तुमको बता दूं कहानी थोड़ी गलत जगह पर जाने वाली है तो ईयरफोन लगा लेना अगर नहीं लगाए तो। और वो उसे कहती है डेंगल प्लीज जल्दी करो और अपने इस हम्बल सर्वेंट को बताओ कि तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाए। और उसके दिमाग में चल रहा होता है डेंगल ये हमारी फैमिली का पिलर है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। और उसके दिमाग में चल रहा होता है उस समय में जैन की हवेली में रखेल बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए खुद को नीचे गिरा लिया। अगर डेंगल को कुछ हो जाता है तो फिर मेरे पास मरने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होगा। और वो उसे कह रही होती है डेंगल बस मुझे बताओ चाहे कुछ भी हो मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी। तो वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर उसे बता देता है कि असल में वो उसे क्या करवाना चाह रहा है। और जो सुनकर वो भी थोड़ी शर्मा जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं सिर्फ अपनी वाइफ से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मेरे जैसे चोचले आदमी का तुम्हारी जैसी खूबसूरत लेडी के साथ हर दिन रह पाना कुछ भी ना किए बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो फिर ब्लड रशिंग से और मेरा सर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। वो शर्माते हुए कहते हैं लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। अब ये सुनते से यहाँ पर एमसे कहते हैं कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा ना। और फिर वो उसको पकड़ कर किचन में ले आता है और खीरा निकालता है और फिर उसे क्लासेस देना शुरू कर देता है। उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए कहती है डेंगल मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में आ गई है तो चलो बेडरूम में चलते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और फिर वो लोग बेडरूम में जाना शुरू करते हैं और पीछे से उसकी बॉडी को घूरते हुए वो सोच रहा होता है सच में इसके पास क्या अमेजिंग बॉडी है। और खीरा खाते हुए वो सोच रहा होता है मुझे जी मैन के आने से पहले ही पेंग जिलियन को जीतना होगा। इस वर्ल्ड की लेडीज उसी आदमी को फॉलो करेंगी जो कि उन्हें फर्स्ट किल कर देगा। और अगर मैंने जी मैन को उसे फर्स्ट किल करने दिया तो फिर पक्का मैं मर जाऊंगा। और फिर वो लोग बेडरूम में पहुंच जाते हैं और वो उसे कहता है सॉरी मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर तुम ही हो जो कि इसकी मसाज करने में मेरी हेल्प कर सकती है। और फिर वो उसे यहाँ पर अपना इक्विपमेंट दिखाता है जो कि सिस्टम की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा और दमदार हो चुका है। उसको देखकर वो भी हैरान हो जाती है और वो उससे कहते हैं अब तुम शुरू कर सकती हो। वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम बताने लगता है कि जिलियन की फेवरेबिलिटी तुम्हारे प्रति 10% से इंक्रीज हो गई है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। और फिर तभी दूसरे सेकंड नोटिफिकेशन आता है कि अब उसके मन में तुम्हारे प्रति फेवरेबिलिटी 30% तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब एमसी को 10 पॉइंट और मिल जाते हैं और अब उसके पास टोटल 23 पॉइंट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर जूलियन बिस्तर पर चढ़े आती है और उसे कह रही होती है डेंगल मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत करूँ और क्या इस मसाज के बाद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और फिर वो यहाँ पर उसे मसाज देना शुरू कर देती है और हैंड के गेस्चर देखकर तुम लोग समझ ही गए हो गए बेसिकली अब यहाँ से P XXX छा चुका है। और फिर एंडिंग में काम खत्म होने के बाद वो फटाक से जाकर ठोकती है। होली शिट ये क्या देख लिया मैंने मानवास में, इस वाले कार्ड का इस्तेमाल करो जब भी तुम्हारे सामने ऐसे सीन आए। और फिर ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है वो इस पूरे शहर में घूम रहा होता है सुबह सुबह और बोल रहा होता है कहने को तो ये डायनेस्टी की सबसे छोटी सिटी है लेकिन ये काफ़ी समृद्ध है। और यहाँ पर उसको मेन क्वेस्ट कंप्लीट करने में अब 6 दिन बचे होते हैं और वो इमेजिन करते हुए बता रहा होता है कि उस जिलियन ने उन सब के बाद रात भर मेरे को इग्नोर करा, वो ज़रूर नाराज़ होगी। इस वजह से फिलहाल मेन क्वेस्ट में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है और अभी मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस है जिससे कर कर थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को रिझाने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत तो होती ही है। और वेब ने वर्ल्ड के ट्रॉप के अकॉर्डिंग मेरे को अब गोकाई बेचना शुरू कर देना चाहिए शायद, लेकिन मुझे गोकाई बनाना आते ही नहीं है और सिस्टम ने भी अभी इस चीज़ में मेरे को कुछ भी गाइडेंस नहीं दी है। और वो ये सब सोच कर चले रहा होता है कि तभी तय सामने से एक बंदी भी आती है जो कि उसे ठुक जाती है, वो भी उसे ठुक जाते हैं और फिर दोनों ही गिर जाते हैं और कुछ ऐसा सीन हो जाता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। एमसी उसको देखकर सोच रहा होता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। वो भटाक से पीछे हटते हैं और बोलने लगते हैं मुझे माफ़ कर देना सर, मेरी बड़ी बहन बहुत ही बीमार है इसलिए मुझे डॉक्टर ढूंढने की जल्दी थी। और वो वहाँ से जाने लगती है। एमसी सोच रहा होता है ये सिटी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और यहाँ पर इस जैसे ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि कुछ ही दिनों में बस इसके ऊपर अटैक होने वाला है, मतलब कुछ ही सालों में।
और फिर जब टाइम आएगा इस शहर के ऊपर अटैक होगा तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कि तब यहाँ पर सिस्टम पेयर हो जाता है और उसको एक रैंडम टास्क देते हुए कहता है, अभी अभी तुम जिस लेडी से टकराए थे उसका नाम पेंग चुन में ही है, तो अब तुमको उसके बहन की मदद करनी है और ऐसा करने पर तुमको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर तुम नाकामयाब रहते हो तो फिर 1 साल तक तुम्हारे इक्विपमेंट के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। वो सोचता है ये क्या, ये फिर किस उसी चीज को टारगेट कर रहा है कि तभी यहाँ पर जो सिस्टम रहता है वो उसे एकदम से पूरा मेडिकल किट ही दे देता है और बोल रहा होता है ये जो टास्क है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने ये मेडिकल किट दे दिया है और फिर बाद में एक स्टोर भी खुल जाएगी जहाँ से तुम ऐसा आइटम परचेस कर सकते हो। तो फिर वो फिलहाल बैठकर उस मेडिसिन किट को खोलकर देखना शुरू कर देता है और वो सोच रहा होता है अब मेरे पास ये मेडिकल किट भी आ चुका है, इसलिए अगर मैं अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को इंटेलिजेंट में ऐड कर दूं तो फिर मेरी मेडिकल स्किल इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि मैं नॉर्मल सर्जरी तो आराम से कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अपने मेन कैरेक्टर को ऑलरेडी मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो फिर इसके बाद हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाकर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मेरी बहन को सडनली पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और वो चल भी नहीं पा रही है, उसका सिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार आकर उसे देख लीजिए। और यहाँ पर एम्स उसको फॉलो कर रहा होता है और उसने भी ये बात सुन ली होती है और वो सोच रहा होता है ये सिम्टम तो उस वाली बीमारी की तरह लग रहे हैं, अगर उसका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकती है। और दरवाजे पर जो बंदा खड़ा रहता है वो उससे कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम डॉक्टर से नहीं मिल सकती, यहाँ से दफा हो जाओ। और वो बंदे उससे कहते हैं प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ मेरे ऊपर दया करो, अगर आप जाकर मेरी बहन को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं खुशी खुशी आपकी दासी सर्वेंट बनकर रहूंगी। और डॉक्टर कहता है क्या ऐसा है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो पाती और उसकी मौत हो जाती है फिर भी तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यही बंदा ये डॉक्टर है जो कि दरवाजे पे खड़ा था और इसका नाम जियांग चू चैन है और इसके दिमाग में चल रहा होता है, इस ऑलरेडी पता होता है कि मैं उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे ऑफर मिला होता है तो वो इसका फायदा उठाने के बारे में सोचता है। कि तभी यहाँ पर एकदम से एक लेडी आ जाती है जिसकी बॉडी से अजीब से स्मेल आ रही थी और वो कहता है माय लेडी तो आप यहाँ पर आए गई, मैं अभी अपने ट्रेनर को भेजता हूँ जो कि आपके ऊपर एक्यूपंक्चर परफॉर्म करेगा। तभी वो उसे कहती है डॉक्टर जंग मैं इस लेडी की कंसल्टेशन फीस पे करूंगी। कहते में अपना एम से आता है और उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लगता है और बोल रहा होता है जल्दी करो और मुझे तुम्हारी सिस्टर के पास ले चलो। और उसके दिमाग में चल रहा होता है सच में क्या मजा आ गया, अगर वो मर गई तो फिर मेरे इक्विपमेंट के ऊपर पूरा 1 साल का बैन लग जाएगा, ये किसी मौत की सजा से कम नहीं है। कि तभी वो बंदे अपना हाथ छड़ाते हुए कहते हैं मेरे को जाने दो, मैं एक डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। तभी अपना एम से उससे कहता है मैं एक डॉक्टर ही हूँ। अब वो बंदे कहते हैं बकवास बंद करो, मैं इस शहर के सभी डॉक्टरों को जानती हूँ और डॉक्टर जियांग हमारे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। एम्स उससे कहता है मेरा यकीन करो क्या तुम्हारी बहन को मतली और उल्टी जैसे सिम्टम्स नहीं है। अब यह सुनकर वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है और सोच रही होती है मैंने तो ये बताया ही नहीं कि मेरी बहन को मतली और उल्टियाँ भी हो रही हैं, उसे ये बात कैसे पता चली। तभी एम से आगे बताने लगता है सबसे पहले तुम्हारी बहन को पेट में दर्द हुआ होगा और फिर मतली महसूस हुई होगी और फिर उल्टी करने की इच्छा हुई होगी, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। वो भी कहती है हाँ। एम से उससे कहता है तो फिर जल्दी करो और मुझे अपनी बहन के पास ले चलो, मैं ही उसे बचा सकता हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो फिर तुम मेरी शिकायत सीधे जाकर कोर्ट में कर देना। हमें उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ और अगर मैं उसे नहीं बचा पाया और अधिकारी मेरे को फांसी देते हैं तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, तो चलो जल्दी से। और यहाँ पर जो लेडी रहती है वो भी इस चीज़ों को नोटिस कर रही होती है, वही ब्लैक कपड़ों वाली लेडी, और उसको देखकर सोच रही होती है सच में ये देखकर हैरानी होती है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। सच में क्या ये दुखों को दूर करने के लिए भेजा गया कोई डिवाइन मीन हो सकता है। तो अब यहाँ पर वो बंदे भी कन्वेंस हो जाती है और बोलती है ठीक है मेरे पीछे आओ, और फिर वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। तो फिर यहाँ पर एम से जाकर उसकी बहन को चेक करता है और वो सोचते हुए बता रहा होता है या तो क्या बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी छेद वेद नहीं हुआ है। और फिर साथ ही वो यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करता है जिससे बोल के चिल्लाते हैं, वो कुछ चेक कर रहा होता है और फिर साथ ही वो अपने ग्लव पहन लेता है और बोल रहा होता है अब नेक्स्ट स्टेप है डिजिटल रेक्टेंगल एग्जामिनेशन, ये कंफर्म करने के लिए कि जो सूजन है वो पेरिटोनियम तक तो नहीं फैल गई है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए वो उसको पलट देते हैं और पीछे से देख रहा होता है, जो देखकर उसके वे नाराज होते हुए कहते हैं आखिर तू ये क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पर एम से उसको अच्छे से समझाने लगता है कि ये करना क्यों ज़रूरी है और उसने ऑलरेडी उसके कपड़े उतार कर देख ही लिया होता है। उसकी बहन बोलती है मुझे तुम्हारी ये सारी बकवास समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये किस तरह का डिजिटल एग्जामिनेशन है, लेकिन देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम बस यहाँ पर अश्लीलता फैला रहे हो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी नीच बदमाश। और वो डंडे से उसके ऊपर अटैक ही करने लगती है। एम से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम्हारी बहन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा।
वो चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, यह भरोसा है कि तुम सीधा नर्क में जाओगे। कि तभी उसकी बहन उससे कहती है चुनबेई उसे एग्जामिनेशन करने दो। तो अब यह सुनकर वो डंडा छोड़कर सीधा अपनी बहन को हक कर लेती है और बोल रहे होते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुमको बचाने में फेल रही। अब वो उसे कहती है सिली सिस्टर, ये बॉडी वो ऑलरेडी देख ही चुका है तो आप उसे करने दो। एम से सोच रहा होता है इस एरा की लेडीज कितनी ज्यादा इनोसेंट है, इनकी ये सोच इनके आसपास के माहौल का नतीजा है। इसलिए तो ओरिजिनल टाइमलाइन में जब पेनिसिलिन को जिमिन किंग अपने साथ ले गया था तो वो इतनी ज्यादा आज्ञाकारी हो गई थी कि तभी यहाँ पर एकदम से उसकी बहन को फिर कैसे उल्टियाँ होने लगती हैं वैसे मन होने लगता है। वो बोलती है सिस्टर क्या हो गया तुमको, और फिर वो डंडा उठाती है और एमसी के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहती है मेरे सिस्टर को बचाओ, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें मार मार कर खत्म ही कर दूंगी। एम्स उससे कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं उसकी जान बचाऊं तो यहाँ से हट जाओ। तो फिर वो यहाँ पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके चेक करना शुरू कर देता है जिससे वो मचल रही होती है। और ये सब देखने में भले कुछ और लग रहा हो लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और ये सब देखकर उसकी बहन को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोल रही होती है अगर तुम कर क्या रहे हो। एम्स उससे कहता है शट अप, क्या तुम चाहती हो कि वो मर जाए, लेकिन अब वो यहाँ पर धीरे धीरे डंडे के साथ उसको मारने के लिए बढ़ रही होती है शायद। कि तभी यहाँ पर एम्स एकदम से टॉर्च और ग्लव निकाल लेते हैं अपने पास से और उसको टॉर्च थमाते हुए कहता है लो, और साथ ही मास्क भी पहन लेना और तुमको इससे मेरे को रोशनी प्रोवाइड करनी है। और वो उसको बताते हैं कि इस तरह से चलेगी, लेकिन उस टॉर्च को देखकर वो घबरा जाती है और फेंक देती है और बोल रहे होते हैं आखिर ये किस तरह की स्कैरी थिंग है। एम से सोचता है सच में एंशिएंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर वो यहाँ पर उसको बताने लगता है कि किसी तरह का इमोर्टल ट्रेजर है और बहुत सारी बातें बताता है उसको कन्विंस करने के लिए कि ये है वो है। और फिर इसके बाद हमें सीधा सर्जरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मास्क वास्क पहनकर सब कुछ तैयार हो जाता है और सिस्टम भी बता रहा होता है कि इंटेलिजेंट में 30.8 करने से अब तुम्हारी मेडिकल स्किल मार्शल लेवल तक पहुंच गई है। तो अब वो यहाँ पर उसको सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसका पेट छिलता है और यहाँ पर जो उसकी बहन रहती है वो टॉर्च दिखा रही होती है और साथ में ये सब देखकर घबरा भी रही होती है। और फिर यहाँ पर एमसी उसके अंदर से कुछ तो पार्ट निकाल कर यहाँ पर रख देता है जो उसे देखा नहीं जा रहा होता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एमसी सोचता है गुड अब सर्जरी फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। और फिर सर्जरी होने के बाद वो यहाँ पर उसकी सिलाई कर देता है और फिर मास्क में हटाते हुए कहता है सक्सेस रहा। और अब यहाँ पर सिस्टम भी बोल देता है कि तुमने चुनबेही की बहन को बचा लिया है। तो अब वो यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर उसको 10 एट्रीब्यूट पॉइंट दे देता है। कि तभी यहाँ पर एमसी नोटिस करता है जो उसके बहन रहती है वो तो ये सब देखने के बाद बेहोश होकर वहीं गिरी पड़ी होती है। तो वो उसको चेक करने लगता है और सोच रहा होता है अरे कहीं ये सडन मर तो नहीं गई। और घर के बाहर वो एक ब्लैक ड्रेस वाली लेडी बैठी होती है और बोल रही होती है लगता है कि वो वाकई में एक डिवाइन इमोर्टल है। और फिर साथ ही वो खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं नहीं नहीं अभी उसने जिस टेक्निक का यूज़ करा उस पर्सन को बचाने के लिए इसके बारे में कुछ तो हमारे रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। और अंदर एम से हिसाब लगा रहा होता है शायद ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से ये बेहोश हो गई है और साथ ही इसकी सांसें भी बंद हो गई है। तो अब मेरे को इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले उसे ऊपर से एड्रेस कर देता है और बोल रहा होता है हिम्मत रखो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। कि तभी वो लेडी आकर उसको रोकने लगती है और बोल रही होती है तुम दिन दहाड़े एक औरत के कपड़े फाड़ रहे हो, रुक जाओ। और मुझे पहले लगा था कि तुम एक अच्छा इंसान हो लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम उसके बेहोश का इस तरह से फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करोगे। तू तो बस एक धोखेबाज हो जिसे दवाइयों की थोड़ी बहुत जानकारी है। एम्स उससे कहता है वो सांस नहीं ले रही है, अगर अपन लोगों ने और ज़्यादा देर करी तो फिर पक्का उसकी मौत हो जाएगी। अगर तुमको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो बस ध्यान से देखो। वो लेडी सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि ये लेडी घबराहट के कारण बेहोश हो गई हो, लेकिन लगता है कि वो सच में सांसें नहीं ले रही है। अब यहाँ पर एम्स उससे ही कहने लगता है जल्दी से यहाँ पर आओ और इसके कंधे पकड़कर मेरी हेल्प करो। तो फिर वो भी लग जाती है और फिर वो यहाँ पर अपने एक्यूपंक्चर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पसलियों के आसपास हल्का सा कट मारता है जिससे कि अचानक से वो सांसें लेना शुरू कर देती है। मतलब कि दर्द के मारे चिल्लाया होगा तो उसकी ब्रीथिंग रिस्टोर हो गई। और वो लेडी सोच रही होती है ये क्या, ये तो दोबारा से जी उठी। और वो सोच रही होती है क्या यही वो एक्यूपंक्चर टेक्निक हो सकती है जो कि कई सालों पहले घूम गई थी। एम्स उससे कहने लगता है तो अब बताओ क्या तुमको अभी भी लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ। तो अब यहाँ पर वो लेडी एम्स से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर सिस्टम भी बताने लगता है कि जो व्यू यांग है उसके मन में तुम्हारे प्रति जो फेवरेबिलिटी है वो बढ़ गई है, इसलिए तुमको 1 पॉइंट मिलता है। और साथ ही तुमने उसको शौक दिया फिर गिल्ड भी महसूस करवाया, इतना सारा इमोशन उसको एक बार में ऐसा दिलवा दिया। तो यहाँ पर जो सिस्टम रहता है वो उसको रिवॉर्ड के तौर पर और भी ज़्यादा पॉइंट दे देता है और अब उसके पास टोटल 15 पॉइंट हो जाते हैं। और यहाँ पर सिस्टम ने उसका नाम बता दिया था तो नाम देकर एमसी इसको थोड़ा पहचान लेता है। वू यांग, लगता है कि ये किंग जेम की पहली वाइफ थी और सोचते हुए बोल रहा होता है तो ये वू यांग है जिमेन की पहली वाइफ और रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ के किसी बड़े अधिकारी की बेटी है। और जिमेन किंग ने इसके फादर को खुश करने के लिए इसे दूसरी वाइफ बना लिया आपने, लेकिन उसके शरीर से दुर्गंध आती है, बदबू आती है जिसकी वजह से वो हमेशा उससे दूरी बनाए रखता है। लेकिन फिर बाद में जीवन किसी रात में इसको देख लेता है कि किस तरह से प्रार्थना करती रहती है और एक बेटे के
लिए वो दुआ मांगते हुए अगरबत्ती जलाती है। तो ये देखकर उसके मन में थोड़ी दया आ जाती है और फिर वो इसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है। और फिर उसके बाद ये इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन फिर मिसकैरेज भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी करंट में वो यू यांग भी कुंवारी है, मतलब कि मैं इसे अपने लिए रिवर्स, मतलब कि मैं इसे अपने लिए सिक्योर कर सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा अपना बना लिया तो मेरी पैसों की प्रॉब्लम टेम्परेली सॉल्व हो सकती है। तो फिर सीधा जाकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, माय लेडी, मैं आपकी इस काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ। और वो उसको पूरा एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने यहाँ पर क्या करा है उसको बचाने के लिए। और वो देखती है कि उसने किस तरह से उसका हाथ पकड़ा है, और उसके मन में ख्याल आता है कि अब तक मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को कभी भी टच भी नहीं किया है। और वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन कहना पड़ेगा आपके जैसे डिवाइन फिजिशियन के मेडिकल स्किल वाकई में काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लायक है। तभी एम्स उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को टच करते हुए कहता है, तुम तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही हो, और तुम्हारे चेहरे से साफ साफ ऐसा लग रहा है कि तुम भी किसी बीमारी से सफ़र कर रही हो। क्या तुम वर्षों से इस बीमारी से सफ़र कर रही हो, बॉडी से दुर्गंध आना? अब ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और सोचती है उसने ये सूंघ लिया, और वो फटाक से पीछे हटने लगती है घबराते हुए। कि तभी वो आगे बढ़ते हुए फिर कैसे उसका हाथ पकड़ लेता है और वो यहाँ पर उसको पूरा एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल क्यों आती रहती है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल एक मामूली सी बीमारी है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, तुम 3 दिनों में एकदम ठीक हो जाओगी। जो सुनने के बाद वो हैरानी के साथ कहती है कि आप वाकई में, अगर आप जो ये कह रहे हो ये सच निकला, अगर मैं वाकई में 3 दिन में ठीक हो जाती हूँ तो फिर मैं आपका ये एहसान चुकाने के लिए अपना सब कुछ देने को भी तैयार हूँ। तो फिर यहाँ पर एम से अब उसका इलाज करना शुरू कर देता है। कुछ मेडिसिन होते हैं जिससे वो उसकी बॉडी के ऊपर लगाएगा, और फिर फाइनल स्टेप में वो अपनी एक्यूप्रेशर टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे ऑफकोर्स लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। और यहाँ पर सिस्टम बता रहा होता है कि उसे शौक लगा है, फेविबिलिटी बढ़ गई है, तो तुम्हें एट्रीब्यूट पॉइंट दे देता हूँ मैं। और साथ ही वो यहाँ पर अब एक साइड मिशन भी रिलीज कर देता है कि अब तुमको इसकी फेविबिलिटी को भी 100% तक ले जाने हैं और इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करनी है, और वो टाइम लिमिट भी लगाता है। 2 हफ्तों के अंदर तुम्हें इसके साथ ये सब करना है, नहीं तो फिर तुम्हारी जो हाइट है वो 60 मीटर से रिड्यूस हो जाएगी। और अभी यहाँ पर एमसी के पास टोटल 28 एट्रीब्यूट पॉइंट इकट्ठा हो गए होते हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसका इलाज करने के बाद चलते हुए जा रहा होता है और खुश होता है क्योंकि उसने उसको पैसे दे दिए होते हैं काफ़ी। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, जिमिन, मैं तुमसे तुम्हारे ही तरीके से निपटूंगा, हमें तो जिमिन किंग के ही रास्ते पर चलूंगा जिससे जिमिन किंग के पास जाने के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो अब नेक्स्ट दिन में उसका इलाज करने के बाद यहाँ पर एम्स अपनी वाइफ के साथ थोड़ा शॉपिंग पे निकल आता है, और लोग देखकर फुसफुसा रहे होते हैं, ज़रा देखो तो वो लेडी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और लड़कियाँ बोल रही होती हैं, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और उनकी बातें सुनकर एम्स मन ही मन सोच रहा होता है, डेट्स राइट, पेंजिलियन इस शहर के टॉप ब्यूटीज में से एक है। तभी वो लोग आगे बोलते हैं, लेकिन वो आदमी जो कि उसके बगल में खड़ा है वो पक्का उसका हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता, और वो तो 3 इंच वाला बोना लग रहा है। सच में देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर सा फूल गोबर में फंस गया है। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर एम्स सोचने लगता है, क्या मुझे अपने एट्रीब्यूट पॉइंट चार्म में डाल देना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक दुकान पर पहुंच चुके होते हैं। वो उससे कहता है, वाइफ चलो स्टोर के अंदर चलकर देखते हैं। जिलियन उससे कहती है, हस्बैंड, वहाँ पर मिलने वाली एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एम्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरे इतने खूबसूरत पत्नी के लिए गहने नेचुरली तौर पर महंगे और अच्छे होने ही चाहिए। और फिर वो उसको लेकर शॉप में आ जाता है, लेकिन जिलियन काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है, और जो शॉपकीपर है वो उनको देखकर सोच रही होती है, मैं तो एक नज़र में ही बता सकती हूँ ये लोग भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, जो कि बस यहाँ पर ऐसे ही सामान देखने के लिए आ गए हैं मुंह उठाकर। एमसी वहाँ से गाइडम उठाता है और जिलियन से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये सफ़ेद जेट की चूड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन वो यहाँ पर मना करने लगती है और बोल रही होती है, शायद हमें यहाँ से कुछ लेने के बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनने के बाद शॉपकीपर चढ़े आती है और सोच रही होती है, जिससे कि मुझे उम्मीद थी ये भिखारी ही हैं। लेकिन तब यहाँ पर एमसी शॉपकीपर से कहता है, मैं इसे खरीदूंगा। जो सुनने के बाद शॉपकीपर हैरान हो जाती है और अंदर ही अंदर चिल्ला पड़ती है। और फिर नेक्स्ट दिन में वो खुशी खुशी सामान उसको बेच देती है और बोल रही होती है, इसके 2 सिल्वर हुआ, और एमसी भी पे कर देता है। एमसी उससे कहता है, वाइफ, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, इसलिए मैं वो जन शपथ लेता हूँ कि मैं तुमको फ्यूचर में डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ दूंगा। अब वो शर्माते हुए कहते हैं, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ती जा रही होती है एमसी के प्रति, और पेन जुलियन की फेवरेबिलिटी 60% तक पहुंच चुकी होती है। तो अब यहाँ पर जो सिस्टम रहता है और वो उसका पैनल अनलॉक कर देता है, जिसमें उसके सारे डिटेल अब उसको शो हो रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, हुजी, जो कि एमसी को इग्नोर मारते हुए सीधा जुलियन को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर इस शहर एनकाउंटर में इतनी सुप्रीम ब्यूटी कब आ गई। और वो बंदा अपने बंदों के साथ आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लेता है और कह रहा होता है, लिटिल लेडी, ये रेड ब्रेसलेट तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ मेरे मैच में चलो।
और फिर मैं तुम्हें सोने या चांदी के गहने दूंगा, जो भी तुम चाहो। एमसी गुस्से के साथ कहता है यहाँ से दफा हो जा। वो झिड़कते हुए कहता है इस शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस तरह से मेरे से बात करने की हिम्मत करे, और मेरी नज़र तेरी पत्नी पे पड़ गई है तो ये तो तेरे लिए किस्मत की बात है। और पीछे से उसके चमचे लोग भी बोल रहे होते हैं हाँ ग्रैंपा, हुआ को अच्छे से सर्व करो, फिर तुम्हारे पास चांदी की कोई भी कमी नहीं होगी लाइफ टाइम। अब उसका सरनेम सुनते से यहाँ पर एमसी उसके परिवार की पूरी हिस्ट्री बताने लगता है, जो जानने की अपन को जरूरत नहीं, बस ऐसा समझ लो शायद आगे एक और ब्यूटीफुल वाइफ अनलॉक हो सकती है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। और फिलहाल वो यहाँ पर उसका गेम बजाने का सोच रहा होता है, लेकिन उसके चमच लोग कह रहे होते हैं जरा देखो तो लगता है कि एक ग्रैंपा हुआ से डर गया। जिलियन सोच रही होती है डेंगल तो हमेशा बहुत ज़्यादा डरपोक और अनस्किल्ड रहा है मार्शल आर्ट में, अगर वो उनसे लड़ने जाएगा तो हार जाएगा और फिर किसी छोटे से सफ़र करेगा, मेरे को क्या करना चाहिए। वो उसे कह रही होती है डेंगल क्या ख्याल है आप लोग बस यहाँ से चले जाते हैं। वो उसे कहता है इसो कि जिलियन मैं यहाँ पर हूँ ना, और वो यहाँ पर अपने सारे पॉइंट को स्ट्रेंथ में ऐड कर लेता है और गुस्से के साथ कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, क्या तूने मेरी बात सुनी नहीं। अब ये सुनते से उसके चमचे लोग आगे बढ़ते हैं एमसे को मारने के लिए, लेकिन एमसे उनके अटैक से बचते हुए एक के अंडे फोड़ देता है। और फिर जब दूसरा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वो बहुत आराम से डॉज कर लेते हैं और फिर पीछे से मुक्का मारता है उसको जोर का, जिससे उसका दांत भी बाहर आ जाता है और यहाँ पर दोनों बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। अब ये देखकर जिलियन एमसे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और सिस्टम बता रहा होता है चिनिल के फेवरेबिलिटी तुम्हारी प्रति 10 से बढ़ गई है और शो क्रेडिट भी मिले हैं तुम्हें एक्स्ट्रा 10। तो अब यहाँ पर चिलियन की फेवरेबिलिटी करेंट 80 हो चुकी होती है और उसको रिवॉर्ड के तौर पर 2 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल जाते हैं। और फिर ऐसे नेबर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रात का टाइम होता है और ये लोग घर पर होते हैं और जो जूलियन है वो एमसी से टूर्ना परफॉर्म करने का बोल रही होती है, ये एक तरह की मसाज है। एमसी कहता है लेकिन इससे पहले अपन को हस्बैंड वाइफ वाला सेल्फ एग्जाम करना पड़ेगा, जिसके लिए जिलियन भी मान जाती है और फिर वो सीधा यहाँ पर उसके दबाना शुरू कर देता है और डे टू डे ये लोग ट्रीटमेंट के नाम पर सीधा सेक्सी करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर एमसी ट्रीटमेंट के नाम पर अपनी सुई के साथ उसको जमकर मसाज देता है, इतने कि उसके तो आंसू निकल आते हैं और सिस्टम भी खुश हो जाता है। सिस्टम भी साला ठरकी है, उसके ऐसा करने पर सिस्टम उसको 55 एट्रीब्यूट पॉइंट दे देता है। और अब तुम्हारे मन में तो 1 मिनट के लिए चलने लगा होगा कि आखिर तुम ये देख क्या रहे हो, चिंता मत करो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं ये पढ़ क्या रहा हूँ। मैं बता दूँ मैंने ऑलरेडी पढ़ के नहीं रखा है, मैं बस एक्सप्लेन करते करते पढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए जितने ज़्यादा तुम ये सीन देखकर हैरान होता मैं भी हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट करा था मैंने इमेजिन नहीं करा था कि ये राइटर ने ऐसे ऐसे सीन भी डाले होंगे, लेकिन जो भी हो आप लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग बिस्तर पे बचाने के बाद पानी में भी पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ रहने की बातें कर रहे होते हैं और सिस्टम बताते हैं कि इन लोगों ने 7 बार ऑलरेडी कर चुका है और बधाई दे रहा होता है। सच में सिस्टम सबसे ज़्यादा ठरकी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद अपना एमसी है जो कि ट्रीटमेंट के नाम पर क्या क्या करता है और वो यहाँ पर उसके साथ बातें कर मतलब कि क्या कहते हैं वचन दे रहा होता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा, चिंता मत करो। कि तभी यहाँ पर नॉक नॉक हो जाता है और ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। एमसे कह रहा होता है आखिर इतना सुबह सुबह दरवाजे पर कौन आ गया, अब मैं जरा जाकर देखता हूँ। तभी जिलेन उठ के खड़ी हो जाती है और उससे कह रही होती है तुम मत जाओ, तुमने हुआ जन के साथ कल और वो लड़ाई करी थी ना, तो हो सकता है कि वो अपना बदला लेने के लिए आ गया होगा। मैं चाहती हूँ मैं हैंडल कर लूँगी, मैं उसे बोल दूंगी कि तुम घर पर नहीं हो। और वो सोच रही होती है मैं डेंगल को और ज़्यादा हर्ट नहीं होने दे सकती, भले ही इसके लिए मैं अपनी जान रिस्क में क्यों ना डाल दूँ, मैं उसे अब बिल्कुल भी और ज़्यादा हार्म नहीं होने दूंगी। सच में अब मेरे से ये रीड नहीं किया जा रहा, लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एमजो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है आखिर मैं अपनी औरत को फ्रंट लाइन पर कैसे जाने दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं मर्द हूँ तुम पीछे रहो मैं जाऊँगा। और ये सुनने के बाद वो भी खुश हो जाती है और मनी मन सोच रही होती है ये तो सच में बदल गया है। और फिर जब एमसी पहुँचता है तो लड़के तो नहीं आए होते, लड़कियाँ आई होती हैं और ये दोनों वही बहनें होती हैं जिसका एमसी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। और उसकी छोटी बहन आगे बढ़कर उसको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उन दोनों की जान बचाने के लिए। एम से हंसते हुए कहते हैं अरे कोई बात नहीं। तभी छोटी बहन बोलती है तो चलो अब बिजनेस की बात करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और वो यहाँ पर वो वाली बात उठाते हैं कि तुमने ट्रीटमेंट के नाम पर हम लोगों को पूरा नंगा कर 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 देखा है, अब तुम ही बताओ तुम इसके लिए क्या करोगे। अब ये सुनते से एम से भी फंस जाता है शेड, अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूँगा। तभी वो उसकी बड़ी बहन उससे कहती है उसे इस तरह से डराओ मत, छोड़े उससे कहते हैं सिस्टर अगर तुम बोलने में शर्म होगी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है अब तुम्हें हम दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, अभी हम सिस्टर से तुम्हारे घर पर इसी वक्त शादी करो। कि तभी पीछे से यहाँ पर जिलन भी चलते हुए आ जाती है और पूछ रही होती है क्या हो रहा है डेंगल। अब यहाँ पर एमसी के भट जाती है, वो सोच रहा होता है इस तरह की सिचुएशन में तो मैं कभी फंसा ही नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर जिलन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, चिपक जाती है उसे और बोल रही होती है तुम दोनों बहनें सीरियसली कोई मजाक कर रही होगी। मेरा डेंगल तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो बस लोगों को बचाकर अच्छा काम करता है।
और अगर हम सिर्फ इसी वजह से शादी की बात करने लगे तो क्या इससे उसका नए काम कलंकित नहीं हो जाएगा? और अगर ये बात बाहर फैल गई तो बाहरी लोग सोचेंगे कि हम लोग ग्रेटिट्यूड के बदले में कुछ मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे वाले भी आगे बढ़कर एमसी को पकड़ लेती है और जिलियन से कहती है, एल्डर सिस्टर आकर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन बॉडी तो बॉडी होती है और हम लोग तो बस भोली भाली बेड से, और तुम्हारे इस ठरके पति ने हमें पूरी तरह से नंगा देख चुका है, तो फ्यूचर में हमसे कौन शादी करेगा? और अब तुम हमसे ये तो उम्मीद नहीं कर रही हो ना कि हम अपने बाल काट कर नन बन जाएं? और यहाँ पर एमसी फुसफुसाते हुए जिलियन से कह रहा होता है, कल रात को जब वो लोग कर रहे थे तो तुम्हें मेरे से बोल रही थी कि मुझे एक दो और को और रख लेना चाहिए क्योंकि तुम मेरा अकेले नहीं सह सकती। तभी यहाँ पर एमसी फुसफुसाते हुए उससे कहता है, जब कल रात को आप लोग कर रहे थे तो तुम्हें मुझसे बोल रही थी कि मेरे को एक दो और रख लेनी चाहिए, तो अब जरा देखो। तभी यहाँ पर वो लात मारकर एमसी को चुप करा देती है और उन लड़कियों से कहती है, अभी तुम लोग तो बहुत ज़्यादा यंग हो, ना समझ हो, और शादी करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और तुम ऐसे किसी और के आदमी के साथ शादी करके रखेल नहीं बन सकते। मेरे को यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके लिए एग्री नहीं करेंगे, तो बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन अब ये सुनते ऐसे जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है और बताती है कि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और अब हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी सहारा नहीं है। और यहाँ पर एमसी भी उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी छोटी बहन आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटी को लपक लेती है और बोल रही होती है, हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं और हेल्पलेस है, अगर तुमने हमें नहीं अपनाया तो हमारे पास फिर जीने का और कोई भी रास्ता नहीं होगा। और यहाँ पर जिलियन सोच रही होती है, शिट मैंने गलत बात की थी, इससे तो इन दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो अब यहाँ पर जिलियन उनको रखेल बनने के जो नुकसान होते हैं वो गिनाने लगती है। लेकिन छोटी की बड़ी बहन कहती है, हमें स्टेटस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस एक अच्छा आदमी चाहिए जो कि हमें सिंसेरिटी से ट्रीट करे। तो अब यहाँ पर जिलियन कहने लगती है, अगर तुम लोग हमारी फैमिली में जुड़ोगे तो लोग ऐसा कहेंगे कि हम लोग तुम्हारी क्या कहते हैं असहायता का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी रेपुटेशन बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर छोटी बोल पड़ती है, सिस्टर तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम बस बकवास कर रही हो, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है? अगर हम भी तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में आ जाते हैं तो इससे फिर तुम्हारी पोजीशन को खतरा हो सकता है। और अब यहाँ पर दोनों ही बहस करने के मूड में आ चुके होते हैं। लेकिन एंडिंग में जो जिलियन रहती है वो मान जाती है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को सबसे ऊपर रखती है और उन दोनों के लिए रूल सेट करने की बात करती है। अब यह सुनते से यहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन है वो घुटनों पर आ जाती है और बोल रही होती है, बस तुम हमें एक्सेप्ट कर लो, हमारा तुम्हारे साथ कम्पीट करने का कोई भी इरादा नहीं है, हम घर के सब काम करेंगे और तुमको बिल्कुल मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, हमें तो बस सर्वाइव करने का सहारा चाहिए। और उसकी छोटी बहन सोच रही होती है, बहन जिलियन तो काफ़ी ज़्यादा दबंग निकली, फिलहाल हम लोग सबमिट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहन जिलियन अब एमसी को थोड़ा गुस्से के साथ घूर रही होती है और यहाँ पर उसमें के मन में एमसी के प्रति जो फेवरेबिलिटी रहती है वो घटना शुरू हो गई होती है। और फिर सिस्टम उसे बताता है, अगर उसकी फेवरेबिलिटी घटेगी तो फिर इससे तुम्हारे पॉइंट कटेंगे, तुम्हें जो स्किल मिली है उसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें इससे पॉइंट मिलना कम होते चले आएंगे, उसके लॉयल्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारे स्किल के इफेक्ट हैं वो भी ड्रॉप होंगे। अब ये सुनते ऐसे एमसी सोचता है, शिट तो फेवरेबिलिटी करने से प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर जिलन आगे बढ़कर उसको उठाने लगती है और बोल रही होती है, ऐसा मत करो, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मैं विलन हूँ, तुम लोग हमारी फैमिली में एंटर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको तो शर्त माननी पड़ेगी। वो पहला बोलती है कि तुम लोगों को खुद अपने हिस्से के पैसे कमाने पड़ेंगे और साथ ही घर खर्च भी चलाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा नहीं है, वो बस एक छोटा सा बिजनेस चलाता है, इसलिए वो तुम दोनों को रखना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और सेकंड कंडीशन ये रखती है कि घर के जितने भी मामले रहेंगे वो मैं हैंडल करूंगी और तुम लोग अपनी लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करोगे, जो तुम्हारे ऊपर लिमिट लगाई है तुम्हें उसके अंडर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर एम से आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे जुलन पैसे कमाने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, लेकिन तभी यहाँ पर वो बोल देती है, मैं तैयार हूँ, अगर हम लोग पैसे नहीं कमा पाए तो फिर हम लोग खुद ही से ये घर छोड़ देंगे। और अब यहाँ पर सिस्टम बताता है कि उन दोनों की भी फेवरेबिलिटी तुम्हारे प्रति कम होने लगी है, दोनों में 10-10 माइनस हो जाता है। अब ये देखकर इनसे परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है, टैमडी है क्या, इन लोगों की तो बस बात बात में फेवरेबिलिटी गिरते जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। तो वो यहाँ पर थोड़ा सांस भरता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सारे के सारे बहस करना बंद करो, इस घर में फाइनल डिसीजन मेरा होगा क्योंकि मैं फैमिली हेड हूँ। अब ये सुनते से ही जिलन उसकी तरफ बढ़ती है, एमसी घबरा जाता है और सोच रहा होता है, शर्ट लगता है कि इसकी फेवरेबिलिटी फिर से गिरने वाली है, लेकिन वो उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं उसके सेक्ट से और बोलने लगती है, टेंगल मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और जिलन के दिमाग में चल रहा होता है, मेरा हस्बैंड अभी अभी कितना ज्यादा मर्दाना था और एक फैमिली हेड को ऐसे ही दिखना चाहिए, और उसकी फेवरेबिलिटी फिर से एमसी के प्रति बढ़ आती है और साथ ही उन दोनों लड़कियों की भी बढ़े आती है। अब ये देखकर एमसी भी काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, ये क्या, मैंने बस एक बार चिल्लाया और इन लोगों की फेवरेबिलिटी वापस आ गई और पहले से भी 5 एक्स्ट्रा बढ़कर मिल गई, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे मैंने खरीदा और 2 फ्री में मिल गए। सच में लगता है कि इन एशियन लड़कियों का टेस्ट वाकई में काफी यूनिक है।
तो अब यहाँ पर एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि उस समय मेरी गलती थी, मैं तुम लोगों की जान बचाते हुए ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो कहीं इसके बावजूद भी तुम लोग मेरे से शादी करना चाहती हो? तो वो दोनों एग्री करते हैं। अब ये सुनकर एमसी के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिलन भी कहीं ना कहीं इसे ना एग्री करती है, और इसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और शादी बोना भी। और फिर तभी यहाँ पर सिस्टम एमसी के लिए एक मिशन भी रिलीज कर देता है, जिसमें एमसी को इन दोनों बहनों को सिखाना है बिजनेस करने के बारे में, और बिजनेस को इस लेवल तक ले जाना है 1 हफ्ते के अंदर कि वो डेली 10 सिक्के कमा सकें। और अगर एमसी इसमें कामयाब हो जाता है तो उसको कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे, और साथ ही कोई सी रेसिपी और स्किल वगैरह। लेकिन अगर ना कामयाब रहता है तो फिर उसके जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट है वो माइनस हो जाएंगे। एमसी सोचता है, चलो कम से कम इस बार इसने मेरे इक्विपमेंट के ऊपर बैन लगाने की बात तो नहीं कही। तो अब यहाँ पर एमसी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है और डिसाइड करता है कि वो मिल्क टी बना सकता है। पिछली लाइफ में उसने एक्सपेरिमेंट करके कोई तो रेसिपी बनाई थी, तो अब वो यहाँ पर उससे का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और अपनी लड़कियों से कहता है, तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर एक ऐसा बिजनेस सिखाने वाला हूँ जिससे तुम हर दिन 10 सिक्के कमा सकती हो। अब ये सुनते ही यहाँ पर सही लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ये अमाउंट इनके लिए वाकई में ज्यादा है। और फिर यहाँ पर जिलन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, और उनके करेंसी के हिसाब से 10 गुआन सिक्कों का मतलब लगभग 10,000 या फिर 1 लाख इतने कुछ होता है। और जो सुनकर दूसरे बहन काफी हैरान हो जाती है और बोल रहे होते हैं, इतना इतना तो हम इतने से तो हम 1 साल तक बैठ कर खा सकते हैं, क्या ये कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बात नहीं हो गई? तभी यहाँ पर एमसे कहता है, तुम लोग बस थोड़ा इंतजार करो मेरा, मैं अभी वापस आता हूँ और मेरे ऊपर भरोसा रखना। और फिर वो भाग जाता है मार्केट से, क्रोज शॉपिंग करता है, सारे इंग्रेडिएंट खरीदता है, किचन में आता है और फिर बनाना शुरू करता है अपने वो वाली रेसिपी। और फिर वो फाइनली अपनी ग्रीन मिल्क टी तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद वो तीनों लेडीज के पास ले जाते हैं उन्हें टेस्ट कराने के लिए। और फिर जिलियन जैसे ये ड्रिंक पीती है उसे वो वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और फिर यहाँ पर जब वो दोनों बहनें उसको पीती हैं तो उनके भी कपड़े फट जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कुल मिला के एमसी की टी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। मेरे को कैसे पता, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उसे अभी भी थोड़ी हेजिटेशन हो रही होती है। वो बोलती है, ये ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई है, लेकिन क्या हम लोग इतना कमा भी पाएंगे, वो भी एक दिन में इसके साथ? और तो फिर यहाँ पर एमसी बाकी उसे भी पूछता है, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लगता है? वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो यहाँ पर एमसी उनको अपना कमाने का मेथड बताने से पहले पूरी कॉस्ट गिनवाने लगता है, जो कि 19 वैन आ रही होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लोग भी काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं कि हम इतना रिकवर कैसे करेंगे, जो नॉर्मल टी शॉप रहती है वो बस एक दिन में 3 गिलास ही बेच पाते हैं, तो आप लोग इतना ज़्यादा कैसे बेच पाएंगे? तभी यहाँ पर एमसी कहता है, आप लोग एक पीस का प्राइस 100 वैन रखेंगे। जो सुनने के बाद एक हैरानी दिखाते हुए कहती है कि 100 वैन कहते हमें कोई खरीदेगा भी? वो बोलता है, ज़रा मेरे को एक्सप्लेन करने दो। और फिर वो यहाँ पर उसको बेचने के तरीके बताता है, मतलब कि पहले तो वो उनको हिस्ट्री गिनवाने लगता है कि लोग चाय कैसे पीते थे और अब कैसे पीते हैं, और किस तरह से सर्व करने से वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे। और फिर वो यहाँ पर कोई सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी वगैरह बताता है, जो कि सब ऊपर से जाती है मेरे तो, और इन लोगों के ऊपर से भी जाती है। लेकिन यहाँ पर एमसी सभी लड़कियों को अपने पास चिपका लेते हैं और बोल रहा होता है, तुम लोगों को बस मेरे ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और फिर सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर जुलियन शर्माने लगती है, क्योंकि आजू बाजू दो और लड़कियाँ खड़ी हैं, लेकिन अपना एमसी तो ठहरा बेच रहा हूँ। वो उसको किसी देता है, फिर साथ में दोनों को, और बाहर निकल जाता है बिजनेस की तैयारी करने के लिए। और जिलन बोल रहे होते हैं, डेंगल तो दिन भर दिन लापरवाह होता जा रहा है, बहुत ही जा रहा है। घर में बस एक ही बिस्तर है और 4 लोग कैसे सोएंगे, तो क्या हमें पहले पलंग नहीं खरीद लेना चाहिए? कि तभी वो अपने हाथ में देकर बुड्ढी काफ़ी हैरान हो जाती है, जो कि एमसे थमा कर गया है, जो कि उसको वो यंग ने दी थी, मतलब कि वो एक नकाबले बंदी जिसके सिर से बदबू आती है, उसने एमसे को पैसे दिए थे, ये वही पैसे होते हैं। और पेंसिलन को इसके बारे में पता नहीं होता ना कि उसको कहाँ से मिले, तो वो ये देखकर थोड़ी हैरान हो रही होती है। और फिर वो यहाँ पर सीधा उसके घर ही पहुँच जाता है और बता रहा होता है अपने प्लान के बारे में, कि वो ये उसके फाइनेंशियल सपोर्ट है, मार्केटिंग सपोर्ट है, उसके ज़रिए ही वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। वो एमसी के लिए एटीएम मशीन है। तब उसको फंसाने के लिए, मेरा मतलब इलाज करने के लिए, वो उसके घर पहुंच चुका होता है और दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। उसके मैडम दरवाज़ा खोलती है, तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ और उसको देखने के लिए आया हूँ। तो उसके मैडम भी बताती है कि हाँ, मिस्ट्रेस ने मेंशन तो किया था, और वो उसको अंदर आने देती है और ले जाना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर बैकयार्ड में उसकी नज़र किसी लेडी के ऊपर पड़ती है, जिसको देखते से ही वो जियाओ यू नाम चिल्लाना शुरू कर देता है। मेड बोलती है, चिल्लाना बंद करो, और ये किस तरह के बकवास है, वो हमारी फैमिली के ये डेस मिस है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है, तो ये जिमैन की डॉटर है, लेकिन यह तो बिल्कुल जाओ यू की तरह दिखती है। और ये यहाँ पर जाओ यू उसी बंदी का नाम है जिसका एमसी ने सबसे पहले काटा था फर्स्ट चैप्टर में, वही बास्केटबॉल वाले की गर्लफ्रेंड, उसी का नाम ले रहा होता है वो यहाँ पर।
और फिर तभी यहाँ पर सिस्टम उसको एक क्वेश्चन दे देता है कि उसके पास जितने भी लड़के हैं सबकी फेवरेबिलिटी को उसको 100% तक पहुँचाना है और फिर उसको 100 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर सिस्टम उसके लिए कोई से आइटम शॉप भी अनलॉक कर देगा, जो सुनने के बाद एमसी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मेड उसको आवाज़ देते हुए कहते हैं, डॉक्टर वो तुम इस तरह से खोए खोए होकर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी करो मैडम आपका इंतजार कर रही है। और वो सोच रही होती है सच में सारे के सारे मैन एक जैसे ही होते हैं, खूबसूरत और देखे नहीं कि वहीं खड़े हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एमसी बस उसको देखते देखते आगे बढ़ जाता है और वो भी थोड़ा एमसी को नोटिस कर रही होती है। और फिर मैडम दरवाजे पर पहुंच जाती है और आवाज़ दे रही होती है। अंदर से आवाज़ आती है, मुझे पता है वो कौन है, उसको अंदर भेज दो, मैंने उसे इनवाइट करा था। वो बोलती है ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना एमसी अंदर चला जाता है और बोलता है मैडम। और वो कहते हैं डॉक्टर वो तो तुम आ गए। एम्स उससे कहता है प्लीज अपने कपड़े उतार लो मैडम, मैं तुम्हारे ऊपर एक पंचर परफॉर्म करने वाला हूँ। अब ये सुनते से लेडी बू कहती है तुम कितने ज्यादा रूड हो, ऐसा करने के लिए वो डायरेक्टली यहाँ पर मना कर रही होती है। लेकिन तब यहाँ पर एम्स से बोलता है कि मैं तो अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। लेडी बू कहती है मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल को अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग और यूनिक है, लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं उन दोनों लड़कियों जैसी नहीं हूँ। और फिर तभी यहाँ पर एमसी उसकी तरफ ही पट्टी कर देता है और फिर एंडिंग में दिखाया जाता है वही आंखें बांध लेती है। लेकिन डायलॉग में यहाँ पर ऐसे चल रहे होते हैं एमसी के कि मैंने अपनी आंखें बांध ली है। पता नहीं डायलॉग में मिस्टेक है या फिर सही में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेडी वो कह रही होती है आखिर मेरे को कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और तुमने मेरे को पट्टी क्यों बांध दी है। तो यहाँ पर जो एमसी रहता है वो फटाक से 30 पॉइंट पहले अपने क्या कहते हैं चरिश्मा में डाल लेता है, करिश्मा में जो भी हो चार्म रहता है जो जिससे अपोजिट सेक्स उसकी बात को इनकार नहीं कर पाएगा। और वो डालने के बाद वो यहाँ पर भतेरो भतेरो रीजन बताते हैं और बोलता है कि अब तैयार हो जाओ ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ उतार के। लेकिन वो अभी भी अपनी हल्की हेजिटेशन में रहती है। तो वो उससे कहता है तुम अपनी बीमारी ठीक करना चाहती हो या नहीं, जो सुनने के बाद वो मान जाती है और सोच रही होती है वैसे तो ये डॉक्टर है तो इसके मन में वे सारी चीज़ें तो होंगी नहीं, हालांकि ये गलत है। और वो आगे बोलती है मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को काफ़ी टाइम से टच नहीं करा है, वो तो मेरे पास ही नहीं आता है, अगर ऐसे चलता रहा तो वो तो मेरे को जल्दी से डाइवोर्स दे देगा, इसलिए मेरे को जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पर ना चाहते हुए भी रेडी हो जाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर एम्स के सामने पलंग पर लेट जाती है। एम्स उससे बोलता है मेरी सुई थोड़ी मोटी है इसलिए आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा मैडम। और फिर वो अपनी सुई के साथ आगे बढ़कर सीधा उसके चेस्ट के बीच में लगा देता है और अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, जो भी वो कर रहा हो। लेकिन उसके ट्रीटमेंट से वो बहुत ही बुरी तरीके से मचल रही होती है और चिल्ला भी रही होती है और फिर नेक्स्ट में उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। और अब अंदर से इतनी आवाज़ें सुनकर दरवाजे पर उसका हस्बैंड आकर ठोकने लगता है कि अंदर कोई है। तो फिर वो फटाक से एमसी को रजाई के अंदर ले लेते हैं और खुद भी रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। और फिर तभी उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोल देता है और बोल रहा होता है आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है तो तुमने ये ब्लैंकेट ओढ़कर क्यों बैठा हुआ है इस तरह से। वो यहाँ पर बहाना मारते हुए कहते हैं मुझे फीवर है। और यहाँ पर उस नशे के अंदर एमसी को भी दबा कर रखा होता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता। और फिर पता नहीं वो कहाँ पर अपना मुंह मारता है जिससे कि वो मचल जाती है। उसका हस्बैंड कहता है क्या हो गया तुमको, और वो कहते हैं कुछ नहीं बस मेरे पेट में सडनली थोड़ा दर्द हुआ। और फिर यहाँ पर हस्बैंड कुछ बहाना बनाता है और बोलता है ठीक है मैं मेडिसिन से तुम्हारे लिए दवाई मंगा दूंगा। और वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से बदबू आ रही थी ना, तो लोग उसके पास रह ही नहीं पाते और वो भी दूर चला जाता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मैं तो जल्दी से जल्दी इसको डाइवोर्स दे दूंगा, मैं तो एक पल भी इसके पास खड़ा नहीं रह पाता, इतनी बदबू आती है इसकी बॉडी से। और फिर उसके दूर जाते से वो यहाँ पर अपना टेंशन रिलीज करती है। और क्या रिलीज हो रहा है ये राइटर ने इनडायरेक्टली पैनल में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर दिया है। सच में मेरे को तो लग रहा है कि मैं सेंसर्ड वर्जन में पोर्न देख रहा हूँ।